Assalamu alaikum. This is Mueed Pizara. This is 24th September and Saturday. हफ्ते का दिन है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने वोकला के कन्वेंशन से लॉयर कन्वेंशन से लाहौर में बात करते हुए 24 तारीख की फाइनल कॉल देने का जिक्र किया था कि हफ्ते से फाइनल कॉल एक मुहिम का आगाज हो सकता है। और आज के दिन अब से 12-14 घंटे के बाद साउथ पंजाब में रहीम यार खान में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब एक बहुत बड़े जलसे से खिताब कर रहे हैं, यूं कहिए एक और पावर शो कर रहे हैं। तो क्या ये फाइनल कॉल है? ये फाइनल कॉल क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है जिसके खौफ में 30,000 से ज्यादा पुलिस, एफसी और रेंजर्स को शरीफ जरदारी रजीम ने इस्लामाबाद के दिफा के लिए इकट्ठा कर रखा है। इसका एक एनालिसिस करते हैं कि अब हम खड़े कहां पे, क्या होने लगा है, क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मुझे आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अ बिग बिग नोट ऑफ थैंक्स। पिछले वीलॉग में मैंने आप सबसे इस्तदा की, रिक्वेस्ट की कि इस सवाल के ऊपर कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ को क्या इस स्टेज पे नेशनल असेंबली में वापस जाना चाहिए, पे आप अपने कमेंट्स करें, अपना इस्तदलाल दें, अपना एनालिसिस दें, अपना रिएक्शन दें। और अब तक टू द लास्ट काउंट थोड़ी देर पहले मैंने देखा है 1700 से ज्यादा, मोर देन 1700 कमेंट्स जो हैं वहां पे हैं पिछले वीलॉग के ऊपर। उसका लिंक भी मैं दे सकता हूं इस वीलॉग के साथ। लेकिन सिर्फ 1700 कमेंट्स नहीं है, ये कमेंट्स बड़े डिटेल्ड हैं, बड़े लंबे लंबे हैं, बहुत तफसील से आप में से बहुत ज्यादा लोगों ने इसका एनालिसिस किया है। और मेरा पहले तो दिल चाह कि मैं बहुत से नाम लिख के बताऊं कि आपने ये कहा, आपने ये कहा, आपने ये कहा, बहुत अच्छा लिखा। मैं बहुत ज्यादा लोगों से आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं चंद लोगों के नाम लेता हूँ, 1700 के तो ले नहीं सकता, तो अगर 10 के लेता हूँ, 20 के लेता हूँ, 25 के लेता हूँ, तो और जो बहुत से अच्छे कमेंट्स हैं अगले 50, उनका अगर मैं जिक्र नहीं करता तो फिर ये नाइंसाफी होगी। इसलिए मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लेता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ दैट आई फील प्राउड। मुझे बहुत इस पे आप कह सकते हैं कि मुझे बड़ा फख्र है इस चीज पे। मैं बड़ा एकम्प्लिश फील करता हूँ कि इतने ज्यादा पढ़े लिखे पाकिस्तानी ओरिजिन के आदमी और औरतें, मैन एंड वुमेन जो हैं, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। और मैं समझता हूँ यही मेरी इस स्टेज पे लेगेसी है, यही एक अचीवमेंट है कि हम यहाँ पे आइडियाज की डिबेट जो है वो कर सकते हैं। और एक मुझे किताब याद आ रही है, जो कमेंट्स आपने लिखे उसमें से 98 टू 98% जो कमेंट्स हैं वो क्लियरली ये कहते हैं कि इस स्टेज पे दो चीजें बड़ी क्लियर है। एक ये कि इमरान खान का, आप में 98 टू 98%, 99% लोग आप में से ये समझते हैं कि इमरान खान का जो फैसला था, जो उन्होंने 10, 11, 12 अप्रैल को कर लिया था, बल्कि समझें 12 अप्रैल से पहले पहले उन्होंने अपना एक फर्म माइंड, बल्कि शायद 11 अप्रैल को ही उनका एक फर्म माइंड बन चुका था कि नेशनल असेंबली से बाहर निकल जाना है और एक तहरीक चलानी है, लोगों तक जाना है। 11 अप्रैल 2022 ये फैसला उनका क्लियर था। तो आप में से 98-99% ने यह फर्म किया कि रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन दोज 5.5 मंथ्स, आप समझते हैं कि इमरान खान का यह फैसला जो है वो दुरुस्त था। आप लोगों की जो ये जजमेंट है, और दूसरी जजमेंट यह है कि इस स्टेज पे मैं समझता हूं कि तकरीबन ऑलमोस्ट 97-98% जो है उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को इस स्टेज पे असेंबलियों में वापस नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वो इतना सफर तय कर चुके हैं कि इस स्टेज पे असेंबली में जाना जो है वो एक तरह का रिवर्सल होगा, शिकस्त होगी। जो मौजूदा निज़ाम है शरीफ जरदारी रजीम का, और जिस तरह से ये रजीम चेंज किया गया, तब्दीली लाई गई, दर हकीकत उसका ये एक अप्रूवल होगा, इसलिए वापस नहीं जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी उम्मीद क्या है, बल्कि बड़ा विजिबल है, क्योंकि मैं शेयर भी करता हूँ, आप भी शेयर करते हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसको कम लोगों ने देखा है, पिछले वीलॉग को 50-55 हजार लोगों ने देखा है, लेस देन 60,000। लेकिन इसको शेयर भी करें, और मैं भी कोशिश करूंगा शेयर करने की कि आपकी जो ओपिनियन है वो तहरीक इंसाफ तक और खुद इमरान खान तक पहुंचनी चाहिए। इस पर मुझे किताब याद आती है, एक अमेरिकन ऑथर की किताब है, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है, जिसका उन्वान है विजडम ऑफ द क्राउड्स। एक अमेरिकन एम्बेसी में यहाँ बड़े पढ़े लिखे पब्लिक अफेयर्स के हेड होते थे, टॉम उनका नाम था, उन्होंने मुझे ये किताब गिफ्ट की थी। इसी किस्म के उन्वान की एक ब्रिटिश भी बुक है फिक्शन की, जो ट्रिलॉजी है, ये उसका थर्ड पार्ट है, विजडम ऑफ द क्राउड्स। लेकिन ये किताब वो नहीं है, ये नॉन फिक्शन की किताब है। इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। जेम्स सॉरविकी इसके ऑथर है। और विजडम ऑफ द क्राउड ये कहती है कि एक आदमी के मुकाबले में जो चार लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, वो ज्यादा, उसमें ज्यादा जान होती है, परख के देते हैं। चार के बजाय जब 16 देते हैं तो उसकी एवरेज अगर आप देखें, 16 के बजाय अगर 1600 देते हैं तो उसकी एक सेंस बन जाती है। यहाँ 1700 लोगों में से
जब 98-99% ये समझते हैं कि इमरान खान का असेंबलियां छोड़ने का फैसला दुरुस्त था, तो दिस इज व्हाट जेम्स सरोइकी के हिसाब से दिस इज विजडम ऑफ द क्राउड। इसमें हम फिर आएंगे, मैं थोड़ा सा इसका जिक्र भी करना चाहता हूं, मैंने कुछ इसमें कमेंट्स भी लिख के रखे हैं। मैंने अपने पिछले वीलॉग में जिसमें मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था, उसमें मैंने तारिक बिन ज़ियाद की एग्जांपल दी थी कि कैसे ये जो अफ्रीकन मुस्लिम जर्नैल था तंजीर्स का, जब आइबेरियन कोस्ट लाइन पे, जो स्पेन जिसको आप लोग उर्फ में कहते हैं, वहां पे उसने लैंड किया, जबल तारिक, जो रॉक ऑफ दी और दी रॉक और द हिल ऑफ द तारिक, जबल तारिक जहां पे स्टैंड था, वहां खड़े होकर उसने अपनी कश्तियों और शिप्स को आग लगा दी, और अपने जो सिपाही उसके साथ थे, इन सर्टन अकाउंट्स 7,000 थे, कुछ अकाउंट्स कहते हैं 12,000 थे, जो डिफरेंट डायरेक्शंस थे जिन्होंने लैंड किया था डिफरेंट शिप्स के जरिए, और उसने अपने जहाजों को आग लगाई, वहां उस बुलंद मुकाम पे खड़े होके अपने सिपाहियों को मुखातिब करके कहा कि ये शिप्स हैं जिनको आग मैंने लगाने का हुक्म दिया है, आप देख सकते हैं, तुम लोग देख सकते हो कि ये कश्तियां और ये जहाज जल चुके हैं, अब हमारे पास पीछे अफ्रीकन कोस्ट लाइन तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, अब हम आगे ही जा सकते हैं। और आगे पूरा आइबेरियन पेनिनसुला, पूरा सदर्न यूरोप जो है वो सामने था। और ये उस जमाने की बात है जब तारिक बिन ज़ियाद के 711 8वीं सदी की शुरू की बात है। उस वक्त ना तो मुकम्मल मैप मौजूद थे, ना अरब्स के पास जो अफ्रीकन फोर्स ने लैंड किया था उसके पास कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी आइबेरियन पेनिनसुला और स्पेन की या यूरोप की, ना उन्हें अंदाजा था कि कितनी बड़ी तादाद में उनके मुकाबले में रॉड्रिक जो वहां का बादशाह था सदर्न स्पेन का उनके खिलाफ कितनी फोर्सेस जो है एक्यूमुलेट कर सकता है। तो एक विल पावर थी जिस पे तारिक बिन ज़ियाद ने अपने आप को लॉन्च किया, और अपने सिपाहियों को, अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को तारिक बिन ज़ियाद ने, जो मूसा बिन नसीर ने जिनको भेजा था, जो गवर्नर थे उमैयद, तो उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया। तो मैंने ये एग्जांपल आपको दी थी कि इमरान खान का जो अपने अंदर फेथ था वो बिल्कुल तारिक बिन ज़ियाद के फेथ के साथ कंपेरेबल है। उसकी वजह है कि इमरान खान को भी 11 अप्रैल 2022 को ये हरगिज नहीं पता था कि उनके इस बोल्ड स्टैंड का, जरूरतमंदाना स्टैंड का नतीजा इन दी एंड क्या निकलेगा। इसमें नाकामी भी हो सकती थी, इसमें शिकस्त भी हो सकती थी। ये सारा पब्लिक मूवमेंट जो है ये 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ठुस भी हो सकता था। और आपने देखा कि गुज़िश्ता 6 माह में दर्जनों दफा, बल्कि सैकड़ों दफा लोगों ने ये क्लेम किया कि ये चीज ठुस हो जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, इसका कोई फ्यूचर नहीं है और अल्टीमेटली चीज चल नहीं सकती। लेकिन ये 6 मंथ है और हम देख रहे हैं कि चीज कंटिन्यू जो है वो कर रही है। और जब हम इस अज़म को देखते हैं तो मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जो सबसे पहले मेरी मदर ने मुझे लिख के भेजा था, जब मैंने कहा कि मैं CSS देने लगा हूँ, 2-2.5 महीने रहते थे, तो मेरी मदर ने एक पोस्ट कार्ड के पीछे लिख के मुझे स्टेटमेंट भेजी थी, विच इज एस्क्राइब टू द जर्मन प्ले राइट गोइटे, वोल्फगैंग फोन गोइटे। और ये स्टेटमेंट थी, ये एक फ्रेज है, वट एवर यू कैन डू और ड्रीम यू कैन बिगिन इट, boldness has genius, power and magic in it. Let me repeat it for you. Whatever you can do or dream you can begin it, boldness has genius, power and magic in it. तो इमरान खान ने एग्जैक्टली ये किया कि जिस चीज में वो बिलीव करते थे कि उनको ये करनी है, which he thought was the right thing, वो उन्होंने उसका आगाज कर दिया। फिर आपने देखा कि boldness has the boldness is genius, power and magic in it. अभी इसमें मजीद हम बात करते हैं थोड़ी सी। और वही तारिक बिन ज़ियाद की तरह इमरान खान को नहीं पता था कि आउटकम जो है इसका क्या होगा। एक और किताब मुझे इस हवाले से बहुत ज्यादा याद आती है, दिस टू इज बाय एन अमेरिकन ऑथर, इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं। इस किताब का उन्वान है रोड लेस ट्रेवल्ड, इसके ऑथर है स्कॉट पैक, रोड लेस ट्रेवल्ड। और अगर आप इमरान खान की सारी जिंदगी को देखें, और आप में से बहुत से लोगों ने ऐसी जिंदगी गुजारी होगी जिन्होंने अपनी लाइफ को डिफाइन किया है, तो उन सब ने रोड लेस ट्रेवल को फॉलो किया है। और मैंने भी कोशिश की, जब मैंने मेडिसिन छोड़ी, CSS कर लिया, CSS छोड़ा, कंसल्टिंग शुरू कर दी, कंसल्टिंग करने के बाद कोलंबिया LSE, उसके बाद मैंने ये इस तरफ आ गया मीडिया की तरफ, तो आई हैव आल्सो फॉलोड रोड लेस ट्रेवल्ड। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको एहसास होता होगा कि जब आप रोड लेस ट्रेवल को फॉलो करते हैं, बीटन और सेफ पाथ को, गारंटेड सक्सेस के पाथ को छोड़ते हैं, तो आपको ज्यादा बड़ी सक्सेस मिलती है, ज्यादा आपकी ग्रोथ होती है, आपका माइंड एक्सपैंड करता है। और ये चीज जो है, यही चीज डिटरमिन करती है कि किस किस्म का जो रास्ता आप अपने इख्तियार करते हैं। और आप देखें कि इमरान खान की सारी जिंदगी को अगर आप देखें तो ही हैज एडॉप्टेड रोड लेस ट्रेवल्ड। ये तो थोड़ी सी एक एकेडमिक कॉन्टेक्चुअलाइजेशन मैंने की इस डिस्कशन की। अब हम आ जाते हैं कि हम इस वक्त खड़े कहाँ हैं, जब अब से कोई 12-14 घंटों में बताया जाता है कि रहीम यार खान ने इमरान खान
एक पावर शो करेंगे। मजे की बात है कि अगर आप अभी गूगल में जाएंगे और आप लिखेंगे इमरान खान, तो आपको कोई रहीम यार खान के जलसे का जिक्र वहां पे नहीं मिलेगा। अगर आप लिखेंगे रहीम यार खान, तो भी आपको कोई जिक्र नहीं मिलेगा। अब अगले चंद घंटों में अगर आ जाए सुबह के 9 या 10 या 11 बजे तो कोई एक अलग बात है, लेकिन मुझे बहरहाल पीटीआई के सोर्सेस से ही ये पता चला है कि आज शाम को इमरान खान रहीम यार खान में 24 तारीख को एक जलसा करेंगे। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो जलसा साउथ पंजाब के इस शहर में रहीम यार खान में इमरान खान साहब करने चले हैं, क्या ये वो फाइनल कॉल है? इसके साथ क्या होगा, ये मैंने थोड़ा सा पता किया कि इसके साथ ज़ाहिर स्क्रीन लगेंगी। बहुत से और जो शहर हैं, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, मुल्तान, उन तमाम शहरों के अंदर स्क्रीन होंगी, वहां से लोग इसको देखेंगे। लेकिन इज दिस द फाइनल कॉल? वो फाइनल कॉल का मतलब है क्या? अब ये वो फाइनल कॉल है जिसके खौफ से जो शरीफ जरदारी रजीम है उसने 30,000 के करीब पुलिस, एफसी और रेंजर्स को इस्लामाबाद के 27 किलोमीटर की टेरिटरी और उसके जितने रास्ते अंदर दाखिल होने के हैं उनकी हिफाजत के लिए ला खड़ा किया और जगह जगह कंटेनर लगा दिए हैं। ये इस्लामाबाद का मुकद्दर हो चुका है कि गुज़िश्ता 6 महीनों से पता नहीं कितनी दफा इस्लामाबाद में कंटेनर लग चुके हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं। हालांकि 4.25 बरस यहाँ पे गुजरे, वहां ऐसा नहीं होता था। हाँ, अगर कोई सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन इस तरफ रुख इख्तियार करती थी, मजहबी नोयत की, उस वक्त जरूर खौफ होता था कि शायद कोई वायलेंस हो जाएगी, फैजाबाद को बंद कर दिया जाएगा, एयरपोर्ट वाला का पुराने एयरपोर्ट का रास्ता खत्म हो जाएगा। उस वक्त ऐसी अलर्टनेस होती थी। लेकिन जब बिलावल जरदारी यहाँ पर आए, एक अपना जुलूस लेकर आए, डी चौक पे आके उन्होंने खिताब किया, तो इमरान खान की रजीम ने उनके सामने कोई कंटेनर नहीं रखे। और आपने देखा था चंद घंटे पहले कि बिलावल जरदारी भुट्टो बड़ा अच्छा सूट पहन के जो है न्यूयॉर्क में एक तकरीर फरमा रहे थे मुस्लिम दुनिया के हवाले से। तो मेरा दिल बड़ा डूबा, बड़ा डिप्रेशन हुआ मुझे। 6 घंटे लगे मुझे उस डिप्रेशन से निकलते हुए, क्योंकि मैंने सोचा कि लो भी मलाला भी और बिलावल जरदारी भी, ये भी पाकिस्तान पे हुकूमत करने का सोच रहे हैं। जैसा कि आप सुन चुके हैं कि बिलावल जरदारी के वाले साहब आसिफ अली जरदारी साहब का ख्याल है कि बिलावल जो हैं वो 2028 के इलेक्शन में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हनूज दिल्ली दूर अस्त, अभी दरमियान में हम सब भी हैं, हम सब की भी जदोजहद है, हम देखते हैं कैसे बनेंगे। बिकॉज अगर वो बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, तो फिर मलाला भी उनके बाद बनेंगी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, अब फिर उसके बाद कोई और भी बन जाएगा इसी तरह से। तो ऐसा शायद नहीं हो सकेगा। बहरहाल इस वक्त दिल्ली को ख्वाब में छीछोड़े, उनको यही चीज जो है इस स्टेज पे उनको नजर आ रही है। लेकिन वापस आ जाते हैं कि कंटेनर रखे हुए हैं, सब कुछ है। 30,000 एफसी, रेंजर्स, पुलिस को इकट्ठा कर लिया गया है इस्लामाबाद के दिफा के लिए। और आम कहा जा रहा है कि इमरान खान बड़े रैश हैं और पता नहीं क्या करें। मेरा नहीं ख्याल कि, मैंने आपसे कई कई दफा पहले कहा है, अपने टीवी प्रोग्राम्स में भी कहा है, अपने वीलॉग्स में भी कहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इस्लामाबाद की शरीफ जरदारी रजीम पे बहुत जल्दी कोई हमला आवर होने लगे हैं, धावा बोलने लगे हैं, या इस्लामाबाद के अंदर क्राउड दाखिल होकर शरीफ जरदारी रजीम को पार्लियामेंट के अंदर से, या प्राइम मिनिस्टर हाउस में से, या सेक्रेटेरिएट में से निकाल के बाहर फेंकेंगे। ये चीज एक रोमांटिक आइडिया जरूर है। ये एक ऐसा तस्वर जरूर बना दिया है रोज रेवोल्यूशन, स्प्रिंग रेवोल्यूशन में, जहां वेस्टर्न इंजीनियर क्राउड्स को इंटरनल सपोर्ट भी थी और वेस्टर्न मीडिया की सपोर्ट भी थी। और वहां पर जो एंटी अमेरिकन रजीम्स थे, या प्रो रशिया रजीम थे, या मार्क्सिस्ट रजीम थे, या लेफ्टिस्ट रजीम थे, जिनसे अमेरिकन पावर एग्रीमेंट नहीं करती थी, उनके खिलाफ थी, वहां उनको निकाल के बाहर फेंका गया। एंड बाय द वे, इस वक्त ईरान के अंदर आप देख रहे हैं एक बहुत रेवोल्यूशनरी किस्म की सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। उससे वेस्ट कैसे खेलता है, इट रिमेन्स टू बी सीन। सारा कसूर वेस्ट का नहीं है, उसको ट्रिगर करने का जो रोल है वो तो पासदाराने इनकलाब और ईरान की अपना ही जो रजीम है उसी की जो मिस्टेक्स हैं। लेकिन एक वहां पे एक पाउडर कैग जो है वो एग्जिस्ट करता है सिचुएशन, और इस वक्त एक चीज ट्रिगर हो चुकी है जिसका नतीजा को बहुत अच्छा लग नहीं रहा ईरान की हुकूमत के लिए। बहरहाल ये जो आइडिया है कि पाकिस्तान के अंदर क्राउड्स आएंगे और निकाल देंगे और उठा के बाहर हुकूमत को फेंकेंगे, ये एक रेवोल्यूशनरी सा आइडिया है जिसको बुनियादी तौर पर अमेरिका की जो सो कॉल्ड मूवमेंट्स हैं, रोज स्प्रिंग एंड दिस रेवोल्यूशन, फलां रेवोल्यूशन, उसके नतीजे में लोगों के जहनों में ये बात है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज यहाँ पे होने लगी है। तो फिर होने क्या लगा है? आपने ये भी सुना होगा कि तहरीक इंसाफ जो है, एक तो ये बेजहन में रखें कि जब इमरान खान साहब ने कामरान खान के साथ इंटरव्यू किया और उसमें बड़ी सिग्निफिकेंट उन्होंने बातें की, उससे पहले उनकी प्रेसिडेंसी के अंदर बताया जाता है कि एक बड़ी अहम मीटिंग भी हुई। कहा जाता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ उनकी वो मीटिंग हुई, और वो जो इंटरव्यू हुआ कामरान खान का, वो उस मीटिंग के बाद हुई। अब ये वो मीटिंग है जिसके हवाले से अंसार वासी साहब ने लिखा है कि ये मीटिंग जो है वो बुरी तरह से नाकाम हो गई। लेकिन ये मीटिंग ऐसी मीटिंग थी जिसके बाद से इस्लामाबाद में जो मौजूदा हुकूमत है उसको खासी तशवीश और परेशानी रही है कि शायद उनके इंटरेस्ट के खिलाफ यहाँ कोई डील ना हो जाए, और कहीं इस ट्रायंगुलर जो रिलेशनशिप है, जिसमें एक तरफ पीडीएम है, एक तरफ पीटीआई है, और एक तरफ
पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, इसमें कहीं पीडीएम की जमातें जो हैं वो तनहा ना रह जाएं, कहीं आइसोलेट ना हो जाएं और कहीं पावर इक्वेशन जो है ये चेंज ना हो जाए। लेकिन उसका जो सही रिजल्ट है वो हमें नहीं पता कि उस मीटिंग अगर हुई, क्योंकि पीटीआई की अगर आप सोर्सेस से बात करें, मैंने कोशिश की है, तो वो इस हवाले से टाइट लिप्ड है। वो ना ये कहते हैं कि मीटिंग हुई है, ना वो ये कहते हैं कि मीटिंग नहीं हुई है। वो इसको ना एडमिट करते हैं ना इसको डिनाई करते हैं। लेकिन जितने सोर्सेस पीडीएम के हैं, पीएमएलएन के हैं, या जो एंटी पीटीआई ग्रुप है, वो सब कहते हैं कि ये मीटिंग हुई है, लेकिन मीटिंग नाकाम हो गई है और इमरान खान को उसमें से कुछ मिला नहीं। लेकिन इस मीटिंग के बाद, जो कंट्रोवर्शियल है कि हुई या नहीं हुई, लेकिन इस मीटिंग के बाद बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रही, जो शेड्स ऑफ ग्रे के अंदर फॉल करती हैं। जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दरमियान पहले की तरह की खींचातानी या लड़ाई जो है नहीं है। बट हैविंग सेड दिस, ये जो कोई भी चेंज है ये इतनी खफीफ है, इतनी सटल है कि इसके ऊपर आप उंगली रख के नहीं कह सकते कि ये चीज हो रही है, इसको आप ठीक तरह से समझ नहीं सकते, इसलिए मैं इसको इसी चीज के ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन साथ ही आपको ये खबर भी आप देखते हैं, एक तरफ आप देखते हैं कि एमक्यूएम जो है वो मसलसल उसकी स्टेटमेंट बहुत नाराजगी की, डिसअपॉइंटमेंट की, डिजेक्शन की आती हैं पीडीएम के अलायंस के हवाले से, पीपल्स पार्टी के अलायंस के हवाले से, और जिसमें एमक्यूएम अपनी मायूसी का इजहार करती है कराची के हवाले से, वहां की सूरत हाल के हवाले से। और एक खबर आपके कानों में और भी पहुंची होगी कि नहीं पहुंची तो मैं बता देता हूं, और वो खबर ये है कि ये पता चला है जराए से कि तहरीक इंसाफ के राब्ते जो हैं वो होने वाले हैं, शुरू होने लगा है ये प्रोसेस आज या कल से, जिसमें तहरीक इंसाफ एमक्यूएम से, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, और जो छोटे छोटे और डिफरेंट फैक्शन और धड़े हैं उनसे भी राब्ते करेगी और उन्हें परसुएड करने की कोशिश करेगी कि शरीफ जरदारी रजीम जो है उसको वो लोग छोड़ दें। तो ये एक सारा बैकग्राउंड है जिसमें बहुत से जो मुबस्सर है पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो समझते हैं कि अब जो महीना शुरू हो रहा है अक्टूबर का, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ा सिग्निफिकेंट होगा, बड़ा अहम होगा। उसी तरह से सिग्निफिकेंट और अहम होगा जिस तरह से शेख रशीद साहब अक्सर फरमा देते हैं कि अगले 15 दिन या अगला 30 दिन या ये वाला महीना जो है ये बड़ा अहम होगा। लेकिन ये वाकई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के शेख साहब स्टेज पे ये कह रहे हैं या नहीं कह रहे, ये अक्टूबर का महीना जो है ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए बड़ा डिसाइसिव हो सकता है। उसकी एक वजह है कि इमरान खान साहब ने एक कॉल का जिक्र किया हुआ है। वो कॉल क्या है? वो कॉल प्रोबेबली एक सडन अटैक नहीं है, बल्कि वो कॉल रेजिस्टेंस का एक प्रोसेस है। आप ये समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस का जो ये प्रोसेस है जो कई दिन या हफ्ते 2-3 चल सकता है, वो अपने फाइनल फेज की तरफ जा रहा है, जहां इमरान खान साहब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको कोई डिसाइसिव रिजल्ट्स मिलेंगे। डिसाइसिव रिजल्ट्स क्या है? डिसाइसिव रिजल्ट्स हैं कि उनको इलेक्शन की एक तारीख चाहिए, उनको निजाम से, सिस्टम से, इलेक्शन के हवाले से एक कमिटमेंट चाहिए, एक वादा चाहिए, एक ऐलान चाहिए कि पाकिस्तान में किसी स्टेज पे अगले 100 दिनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो हैं वो करवाए जाएंगे। अब जितने इस वक्त इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पीडीएम के लोगों को और एक्टिव लीडर्स को छोड़ के जिनसे भी मेरी बात होती है, जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं उनका ये असेसमेंट और ख्याल है, वो देखते हैं, कोई कहता है कि फरवरी में मैं इलेक्शन देखता हूं, कोई कहता है मैं मार्च में इलेक्शन देखता हूं। इन एनी केस जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो फरवरी मार्च से आगे इलेक्शन को जाते नहीं देख रहे। हम इलेक्शन तक कैसे पहुंचेंगे? क्या झटका लगेगा? क्या धमाका होगा? क्या चीज स्लिप करेगी? कौन किसको छोड़ेगा? कैसे ये चीज जो है क्रिएट होगी? इसके बारे में किसी को भी कोई क्लैरिटी नहीं है। जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, जिससे आप पूछते हैं वो एक डिफरेंट किस्म की इसके बारे में थ्योरी दे देता है। लेकिन इस पे बहुत इत्तेफाक है कि इलेक्शन फरवरी या मार्च 2023 में हो जाएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पीएमएलएन के और पीडीएम के जो लीडर्स हैं, जब उनसे आप बात करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो इरादा ये है कि हमने अगस्त 2023 तक हुकूमत करनी है, उसके बाद फिर 90 दिन में केयर टेकर सेटअप आएगा और इलेक्शन कहीं जाके अक्टूबर या नवंबर 2023 में हो सकते हैं। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जब पीएमएलएन और पीडीएम के लीडर्स ये कहते हैं तो उनकी आवाज में भी कोई बहुत ज्यादा खुद एतमादी या कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो टेलीविजन प्रोग्राम में कह तो देते हैं, लेकिन जब वो ऑफ द रिकॉर्ड प्राइवेटली कहते हैं तो दे डोंट साउंड वेरी परसुएसिव और वेरी इफेक्टिव और वेरी कन्विंसिंग। सो वहां पर भी कोई एतमाद नहीं है, और कोई भी इसमें अब यकीन नहीं कर रहा कि ये जो पीडीएम का अलायंस है ये अपने इस ढांचे को जो बहुत कमजोर हो चुका है इसको पुल कर सकता है टिल नवंबर, टिल अगस्त 2023। तो ये तो होगी एक सिचुएशन। तो फिर ये होगा कैसे? ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम देखते हैं
कि जब ऑनरेबल जस्टिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक नहीं, दो नहीं, तीन चार लोग, तीन एक कम से कम जो है, वो एक से ज्यादा दफा कोर्ट रूम में तहरीक इंसाफ को ये मशवरा देते हैं, उनको कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि आपको वापस नेशनल असेंबली में चले जाना चाहिए। और एक दिन नहीं, 2 दिन भी ये बात हुई है, इसकी बड़ी सुर्खियां बनी। मुझे वो याद आता है, मैंने लिख के रखी है लाइंस, सलीम कौसर साहब की रेखता और उनकी गजल के जो शुरू के 2 शेर हैं। मैं ख्याल हूं किसी और का, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। अब जाहिर है कि अचानक ही मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को यह ख्याल आने लग गया इतनी शिद्दत से कि तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को वापस नेशनल असेंबली में चले जाना चाहिए। तो अब इसमें मेरा ख्याल है कि सलीम कौसर साहब की बात में जो उनकी रेखता है ना, उसमें बड़ा वजन है कि सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। लेकिन इसमें भी एक स्ट्रेटजी बताया जाता है कि थिंकिंग इसमें यह है कि अगर इमरान खान साहब खुद नहीं, अब ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में 98% आप सबका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए। ताहम आप में से कम 2-3% लोग ऐसे जरूर हैं जिसमें जिन्होंने ये लिखा कि कुछ उनको मिले सॉलिड टर्म्स में, तब उनको वापस असेंबली में जाना चाहिए। उनको क्या मिल सकता है? उनको एक गारंटी मिल सकती है कि असेंबली डिसॉल्व होगी, असेंबली डिसॉल्व होगी, इलेक्शन की एक डेट होगी और तहरीक इंसाफ को असेंबली में आना चाहिए, ताकि इलेक्शन करवाने का जो प्रोसेस है, उसका जो लाहे अमल है, उसका जो तरीका कार है, उस पर एक कंसेंसस और उस पर एक एग्रीमेंट जो है वो बन सके। उस एग्रीमेंट का मतलब है कि जो केयर टेकर सेटअप होगा, उसमें तहरीक इंसाफ का जो इनपुट है उसका होना जो है वो बहुत जरूरी है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर राजा रियाज साहब जो हैं वो अपोजिशन के तौर पर मौजूद हैं। तो खुद राजा रियाज साहब भी एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे कि उनसे मशवरा करके केयर टेकर सेटअप बनाया जाएगा। जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात है, वफाकी जमात है, फेडरल पार्टी है, जो 3 सूबों में जिसकी बड़ी भरपूर प्रेजेंट है, उसका इनपुट लिए बगैर, उसके कंसेंसस के बगैर एक केयर टेकर सेटअप जो है वो कैसे मारज़े वजूद में आ सकता है। हम अभी उस स्टेज तक पहुंचे नहीं है, लेकिन ये भी एक स्पेकुलेशन है, ये एजुकेटेड स्पेकुलेशन है कि कुछ इस तरह से हो सकता है कि इमरान खान साहब तो असेंबलियों में ना जाएं, लेकिन उनकी पार्टी किसी स्टेज पे जाए विद सॉलिड एंड फुल गारंटीज, और वहां जाकर एक नई हकीकत को शेप किया जाए। वो यही हो सकती है कि चंद दिनों के अंदर असेंबलीज की डिसोल्यूशन हो। ये थिंकिंग इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की है, ये पीएमएलएन और पीडीएम का ये ख्याल नहीं है। पीएमएलएन के दोस्तों से बात करते हैं हम, तो वो ये कहते हैं, मैं आज भी किसी से बात कर रहा था, एक से ज्यादा बंदे से, तो उनका कहना था कि इमरान खान जो है वो पागल हो चुके हैं, वो क्रूड हैं, वो रैश हैं। इमरान खान को खुद नहीं पता कि वो क्या बातें करते फिर रहे हैं, और जो कुछ इमरान खान जिस तरह की सख्त बातें कर रहे हैं, रैश बातें कर रहे हैं, इसमें या तो बाद में इमरान खान माफिया मांगेंगे, पछताएंगे, यू टर्न्स करेंगे, या इमरान खान कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। और जितनी ज्यादा वो ये एक सख्त पोजिशन इख्तियार कर रहे हैं, उतना ही इमरान खान पावर सेंटर से दूर होते चले जा रहे हैं। मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर बात को खत्म करता हूं। आपने देखा कि जो कंटेम्प्ट केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, जिसकी बहुत सी पेशियां पड़ी, 3 कम से कम, और जिसके बाद इस वक्त आप जब लिखते हैं इमरान खान कॉमा कंटेम्प्ट, सिर्फ इमरान खान लिखते हैं, तो आपको रहीम खान का जलसा तो कहीं नजर नहीं आता, लेकिन आपको सारे पाकिस्तानी अखबारों की हेडिंग्स इस किस्म की मिलती हैं। इमरान हैज प्रॉमिस्ड नॉट टू डू इट अगेन, इमरान अनकंडीशनली अपोलोजाइजेस, इमरान वाज रिग्रेटफुल, इमरान सेड ही विल गो एंड अपोलोजाइज टू द एडिशनल सेशन जज, और इस तरह से आपको एक सूरत हाल नजर आती है। और उसके ऊपर पीएमएलएन और पीडीएम का जो मौकफ है वो ये कि देखिए इमरान खान ने हथियार डाल दिए, और इमरान खान जो है वो इन दी एंड इमरान खान को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन इसका दूसरा भी एक पहलू देखने का, वो ये कि इमरान खान ने जो हासिल करना था वो इमरान खान ने हासिल कर लिया। और जब उन्होंने, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि इमरान खान में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इमरान खान पागल है, लेकिन आप इसका एनालिसिस करें कि इमरान खान को जहां जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जब उनको लियाकत बाग या F9 के पार्क में अंदर एक सूरत हाल ये थी कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ को पकड़ के मार पीट के कन्फेशन करवाई जा रही थी वीडियो लिख के, और एक ऐसा माहौल बना दिया गया था जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल जो इनकार्सेरेटेड थे वो वहां पे तनहा थे, साइकोलॉजिकली उनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की जा रही थी। और जब 12 तारीख को उन्होंने अदालत में आके सामने ये मैसेज पब्लिक कर दिया कि मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता जितना मुझे मारा पीटा गया है, क्योंकि उनको मारना पीटने का प्रोसेस शुरू हो गया था 9 तारीख को, 10 तारीख को, 2 दिन उनको बहुत मारा और बहुत जदोकूब किया गया। एनिमेटेड पब्लिक कि मुझ पे इतना प्रेशर है, मैं इतना स्ट्रेस में हूं कि मैं मजीद इसको हैंडल नहीं कर सकता। और फिर आपने देखा कि किस तरह से इमरान खान ने बाहर निकल के पीटीआई को ऑर्गेनाइज किया, लियाकत बाग का जलसा, F9 कॉल, प्रोटेस्ट, दफा 144 की खिलाफ वर्जी, जिसके नतीजे में डॉक्टर शहबाज गिल पे मजीद तशद्दुद करना, मारना पीटना
उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट निकलवाना, कन्फेशनल वीडियो निकलवाना का तमाम तर जो स्कोप और पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो गई। सो इमरान खान ने एक ऐसी पोजीशन इख्तियार की जिसके नतीजे में दूसरी साइड जो कुछ भी करना चाहती थी वो नहीं कर सकी। और आज कोई ऐसा है बंदा, कोई वकील, कोई लीगल एक्सपर्ट, कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट जो समझता है कि डॉक्टर शहबाज गिल के केस में कुछ भी बचा है? कुछ नहीं बचा उस केस में। सो अगर आप पूरी वॉर को देखें, ये सही है कि इमरान खान माइट सीम टू हैव लॉस्ट बैटल्स इन बिटवीन, लेकिन जंग कौन जीत रहा है, हु इज विनिंग द वॉर, ये फैसला जो है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसका आप फैसला जो है वो खुद ही कर लें। आज इतना ही। अब जब रहीम यार खान का पावर शो होता है उसके बाद क्या सिचुएशन डेवलप करती है, क्या वो वहां पे कहते हैं, उसका फिर हम मजीद एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच।